एक गाड़ी की क्रैंकशाफ्ट फेल हुई तो शायद इंजन डैमेज होगा, आप बच जाओगे, लेकिन कल को इसकी गाड़ी का सिलेंडर ब्लॉक फेल हो गया तो दोनों लेग गायब हो जाएंगी, गियर कहां से लगेगा? जो कंपोनेंट एक्सटीरियर है, जहां पर आप डायरेक्टली आप उसके कांटेक्ट में हो विद अ वेरी क्लोज डिस्टेंस, वो बहुत सेंसिटिव है। इसलिए जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लगाया गया कि भैया फटीग रोको। अब इस फटीग लाइफ को डिसाइड करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया किसने? बिल्कुल, क्योंकि जितना ये ज्यादा होगा उतने माइक्रो क्रैक्स फास्ट रेट से आएंगे, लाइफ कम होगी, और जितना ये कम होगा उतने माइक्रो क्रैक्स स्लो रेट से आएंगे, लाइफ ज्यादा होगी। तो लोगों ने बोला इसकी गंदगी को बचानो, ये बहुत ही गंदा पैरामीटर है, क्योंकि कोई इससे खुश नहीं था। तो आप देखो यार इसकी लेवल ऑफ गंदगी क्या है, और जब भी किसी चीज का लेवल पोटेंशियल नापा जाता है, वी नीड अ कंपैरिजन। क्योंकि देखो ना, ये तो जस्ट एक वैल्यू है, 2 mm या 3 mm 4 mm। भाई 3 बच्चे हमारे पास आए, तीनों बोलते इंटेलिजेंट है, मैंने तीनों को बोल दिया तो आप तीनों इंटेलिजेंट हो। भाई हमसे ज्यादा तो आप अपने आप को जानते हो। लेकिन जहां इन्होंने बोला सर आप हमारे इंटेलिजेंस को कंपेयर करिए, हमें लेवल दीजिए, हमें ग्रेडिंग करिए, तो नहीं कर पाऊंगा मैं, ऐसी कैसी आपकी, फिर तो मुझे आपको कंपेयर करना पड़ेगा। बिना कंपेरिजन के मैं ग्रेडिंग कैसे कर दूंगा? आपने इंटेलिजेंट बोला, हमने मान लिया, हमें कोई दिक्कत नहीं, तीनों अल्फा है। अब इनमें कौन अल्फा माइनस है, कौन अल्फा है, कौन अल्फा प्लस है, ये नहीं बता पाऊंगा मैं। अल्फा तो तीनों है, उसके लिए मुझे कंपैरिजन चाहिए, और कंपैरिजन हमेशा सेम लेवल पे होता है। एक बच्चे को तुम कंपेयर बच्चे से ही करोगे, एक सूमो को कंपेयर, कोई बोले ये सूमो कितना पावरफुल है, तो कितना नहीं बता पाऊंगा जब तक दूसरे सूमो से कंपेयर नहीं करूंगा। अबे 10 सूमो खड़े हैं, नाम ही सूमो है, 10 पावरफुल, लेकिन हम ग्रेडिंग तो तब दे पाएंगे ना जब हम एक सूमो को दूसरे से कंपेयर करेंगे। तो दिस वाज नॉट अ गुड पैरामीटर, इट वाज अ वेरी बैड पैरामीटर। तो लोगों ने इस बैड पैरामीटर को एक बहुत ही गंदे लेवल से कंपेयर किया, जहां तक वो खुद सोच सकते थे। भाई हर चीज का एक लेवल है, आप उस लेवल तक ही उसको सोच पाएंगे। हो सकता है जहां तक आप सोच पा रहे हो ये उसके लेवल को भी क्रॉस कर चुका हूं। भाई एक मोटा मोटा समझो, मोटा मोटा एक आइडिया देते हैं, छोड़ दो इन सबको। कितना बैलेंस फोर्स आ रहा था? F0 sin ओमेगा टी। मैक्सिमम वैल्यू बताइए इसकी, F0। इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता ना, F0। जिस समय बैलेंस फोर्स अपनी मैक्सिमम लिमिट पे होगा F0, मशीन की स्टिफनेस कितनी है? S। मशीन के मटेरियल को कितना डिस्प्लेस करेगा? F0 by S। भाई मशीन की स्टिफनेस S है, F0 उसका मैक्सिमम बैलेंस फोर्स है। दिमाग, मैथमेटिशियंस का दिमाग एट द मैक्सिमम यहां तक पहुंचा। भाई उनको लगा हमने तो अपने हिसाब से मैक्सिमम देखा है, हम तो तब देख रहे हैं जब बैलेंस फोर्स अपनी मैक्सिमम लिमिट पे होगा तब वो मशीन को इतना डिस्प्लेस करेगा। तो अगर हमारे ये गुरुदेव इस गंदगी की लिमिट को भी क्रॉस कर चुके हैं, तो ये इस गंदगी की लिमिट से भी कितना गंदे हैं? हाउ मच यू आर मोर मैग्निफाइड एज कंपेयर टू दिस वर्स्ट लिमिट व्हिच वी कैन एवर थिंक। और इसी टर्म का नाम था मेरे लाल मैग्निफिकेशन फैक्टर। नाम सुने हो? लोगों के लिए तो जस्ट ये फार्मूला है, लेकिन सोचो ये जो फार्मूला बनाया गया, ये क्यों बनाया गया? ये बेसिकली फार्मूला नहीं है बच्चों, ये इस एम्पलीट्यूड की ताकत है, स्ट्रेंथ है। क्योंकि ए तो जस्ट वैल्यू है ना, लेकिन इस वैल्यू में कितना पोटेंशियल है, ये कितना गंदगी की लिमिट को क्रॉस कर सकता है, वो ए नहीं बताएगा, वो एमएफ बताएगा। कि अगर आप इस गंदगी की लिमिट से भी गंदे हैं, तो हाउ मच यू आर मोर मैग्निफाइड एज कंपेयर टू दिस वर्स्ट लिमिट्स व्हिच वी कैन एवर थिंक, जिसका नाम था मैग्निफिकेशन फैक्टर। और इसको निकाला गया, जब हमने इसको F0 by S से डिवाइड किया तो वहां कैंसिल हो गया, क्या बचा? अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ओमेगा बाई ओमेगा एन स्क्वायर टू द होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा बाई ओमेगा एन। और मेरे लाल ये जो पैरामीटर है ये दो चीजों पे डिपेंड करता था। इट डिपेंड्स अपॉन, पहला पॉइंट विद इन अ सिस्टम ओमेगा बाई ओमेगा एन। भाई एक सिस्टम के लिए तो जीटा कांस्टेंट है, भाई एक मशीन में तो जीटा कांस्टेंट है ना यार, अलग अलग मशीन का जीटा होता क्या है? C अपॉन 2 अंडर रूट SM। एक मशीन में C S M सब कांस्टेंट है, अलग अलग मशीन का अलग अलग हो सकता है, एक के लिए तो कांस्टेंट। तो एक सिस्टम में तो ये किस में डिपेंड करेगा? और वो भी आपको क्लियर कर दूं मैडम मैं, ओमेगा बाई ओमेगा एन पे इसलिए डिपेंड करेगा क्योंकि ओमेगा पे डिपेंड करेगा, ओमेगा एन भी कांस्टेंट है सिस्टम का। ओमेगा चेंज हो सकता है, कल को मान लो आपके लेथ मशीन की स्पीड बढ़ गई, फोर्स फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, क्योंकि फोर्स फ्रीक्वेंसी और स्पीड एक ही चीज होती है। आप बाइक धीरे चला रहे हो, ओमेगा बाई ओमेगा एन कम है, आप बाइक तेज चला रहे हो, ओमेगा बाई ओमेगा एन ज्यादा। ओमेगा बाई ओमेगा एन चेंज होगा बिकॉज ओमेगा चेंज होगा, ओमेगा एन भी चेंज नहीं होना। एक सिस्टम के लिए वो कांस्टेंट है। तो इट डिपेंड्स अपॉन ओमेगा बाई ओमेगा एन विद इन अ सिस्टम। और अगर हम सिस्टम टू सिस्टम चेंज होते हैं तो ये मेरे लाल जीटा पे भी डिपेंड करेगा, तब तो ये जीटा पे भी डिपेंड करेगा, नो डाउट। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस बात को देखना मेरे लाल कि ये विद इन अ सिस्टम ओमेगा बाई ओमेगा एन पे कैसे डिपेंड कर रहा है, और अगर हम सिस्टम टू सिस्टम चेंज होते हैं तो ये जीटा पे कैसे डिपेंड कर रहा है। सो दैट आपको क्लियर हो वो कौन कौन से पॉइंट्स है जो रनिंग लाइफ को सपोर्ट करते हैं, मतलब मशीनों में वो कौन सी चीजें हैं जो लाइफ बढ़ा देती है। हमें लाइफ निकालनी नहीं है, लाइफ तो मशीन डिजाइन में निकाली जाती है, यहाँ नहीं। यहाँ उसके पीछे उसके जो बैक में सारे कॉन्सेप्ट चल रहे हैं ना वो डिस्कस होते हैं। रनिंग लाइफ का कॉन्सेप्ट क्यों आया? भाई पीआई तब जीरो होता जब अनबैलेंस फोर्स जीरो होता। अनबैलेंस फोर्स जीरो तब होता है रनिंग मशीन में जब मटेरियल 100% यूनिफॉर्म होता। वो हो नहीं सकता, अनबैलेंस फोर्स जीरो हो नहीं सकता, पीआई कभी जीरो होना नहीं रनिंग मशीन में। हाँ मशीन रनिंग नहीं है
इसमें ज्यादा क्या होगा, डिस्टर्बेंस होगा, डिस्टर्बेंस से सीएफ आएंगे, सीएफ की 2-4 सेकंड की लाइफ है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर पीआई आ गया वो खत्म नहीं होगा। अच्छा दूसरी चीज, ये निकला किससे है भाई, ये तो जस्ट एक कांस्टेंट है कंपैरिजन के लिए, तो जो बिहेवियर इसका होगा वही इसका होगा। इससे में ये आइडिया लग जाएगा कि वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो रनिंग लाइफ को बढ़ाते हैं, वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो डिक्रीज करते हैं। ये पूरा पढ़ना है हम लोगों को, इसलिए इस कर्व को हम लोग प्लॉट करने जा रहे हैं। बहुत ध्यान समझना, फिजिकली प्लॉट करूंगा मैं, अगर क्लियर हो गया मेरे लाल तो बल्ले बल्ले आंसर, क्योंकि इस कर्व पे कई क्वेश्चन बनेंगे। इज इट क्लियर? थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको कोई भी चीज याद रखना। सबसे पहली चीज, ये पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लाल, जहां पर हमारा ओमेगा बाई ओमेगा एन किसके इक्वल हो जाता है। ओमेगा क्या है, फोर्स फ्रीक्वेंसी, भाई स्पीड का मतलब फोर्स फ्रीक्वेंसी। ओमेगा बाई ओमेगा एन का 1 होने का मतलब जहां फोर्स फ्रीक्वेंसी नेचुरल को मैच कर गई, ये पॉइंट है रेजोनेंस का। आपने पढ़ा होगा जब एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी को मैच करती है तो उसी पॉइंट का नाम होता है। तो सीधा समझ लो ये पॉइंट रेजोनेंस है। देखिए रेजोनेंस पे क्या होता है क्या नहीं होता ये बात की बात है। सर इस पे वो हो जाएगा, इस पे वो हो जाएगा, इस पे वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा अभी खुल जाएगा, उस पर तो परेशान आप कोई है नहीं। कभी भी अगर रेजोनेंस का नाम आए तो सीधा दिमाग में सिर्फ एक पॉइंट समझना, ओमेगा बाई ओमेगा एन। पहले तो ये समझो रेजोनेंस कहते किसको है, उस पर क्या इफेक्ट आएंगे वो बात की बात है, उसको तो हम पे छोड़ दो। रेजोनेंस का मीनिंग क्या होता है, ओमेगा बाई ओमेगा एन, जहां फोर्स फ्रीक्वेंसी नेचुरल को मैच करती है, दैट इज अ स्टेट कॉल्ड रेजोनेंस। क्लियर? दूसरी चीज, जब हमारा ओमेगा बाई ओमेगा एन 0 होगा, आप चेक कर लो, मैग्निफिकेशन फैक्टर 1 होगा। बाकी देख लो, मतलब दुनिया का कोई भी कर्व हो चालू यहीं से होगा। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, जब ओमेगा बाई ओमेगा एन 0 होगा, मैग्निफिकेशन फैक्टर 1 होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ जीटा। मतलब यहां पर ये जीटा पे डिपेंड नहीं करना, चाहे तुम्हारा ओवर हो, अंडर हो, क्रिटिकल हो या कौन हो, 0 पे इसकी वैल्यू 1 ही आनी है। यहां जीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा, बाकी हर जगह का रागमान राउंड है, मैंने लिखा। लेकिन ओमेगा बाई ओमेगा एन की एक वैल्यू ऐसी है जहां ये जीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा, किस पे, जीटा। अब सबसे पहले माय डियर ये कर्व हम लोग प्लॉट करेंगे अंडर डैम्पिंग सिचुएशन पे। अंडर डैम्पिंग का मतलब होता है एक ऐसी मशीन जिसमें जीटा की वैल्यू 1 से कम है। मान लीजिए 0.8 है, क्या मैं कह सकता हूं जीटा हमारा कांस्टेंट हो गया। आप जैसे ओमेगा बाई ओमेगा एन बढ़ाएंगे ये इंक्रीज होगा, लेकिन ये डिक्रीज होगा एक लिमिट तक। एक लिमिट तक जब तक ये 1 से कम डोमिनेटिंग है, उसके बाद ये भी बढ़ेगा। ये मत समझो ये माइनस लगा है, -2 का स्क्वायर बताओ 4, -3 का बढ़ गया, कम हो गया, बढ़ गया। तो ये बात भी ध्यान रखना कि एक लिमिट के बाद ये भी बढ़ेगा। वैसे बच्चे कहते हैं सर ओमेगा बाई ओमेगा एन बढ़ाएंगे तो ये चीज कम होनी चाहिए, एक लिमिट तक कम होगी, उसके बाद ये भी बढ़ेगी। तो होता क्या है, एक लिमिट तक ये डोमिनेटिंग होता है, इनसे ये डोमिनेटिंग होता है। मतलब जितना ये बढ़ता है उससे ज्यादा ये कम होता है, तो ओवरऑल डिनोमिनेटर कम होता है, तो मैग्निफिकेशन फैक्टर, कहने का मतलब कर्व थोड़ा सा ऊपर जाता है। फिर एक ओमेगा बाई ओमेगा एन की वैल्यू आती है जहां पर ये डोमिनेटिंग हो जाता है, और जब ये डोमिनेटिंग हो जाएगा तो कर्व को नीचे लाएगा। फिर एक समय के बाद ये भी बढ़ना शुरू हो जाता है, फिर जब दोनों ही बढ़ने शुरू हो गए तो कर्व शार्पली नीचे आता है, और आफ्टर सब ओमेगा बाई ओमेगा एन 0 हो जाता है। तो कहने का मतलब ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कर्व होता है, समथिंग लाइक दैट। इस पे 0.8 पे प्लॉट किया, आराम देखते जाओ, आराम से, जल्दबाजी में नहीं। अच्छा आपने एक बात फील करी, ये जो एम्पलीट्यूड है भाई, मैग्निफिकेशन एम्पलीट्यूड दोनों का कर्व सेम है, ये रेजोनेंस पे मैक्सिमम नहीं है, रेजोनेंस के पहले ही मैक्स हो गया है। रेजोनेंस पे देखो उसकी वैल्यू कम है। ये लोगों का बहुत बड़ा मिथ है, लोग ऐसे ही बोलते हैं सर रेजोनेंस पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है, ना ना, चेक करो उसके पहले मैक्सिमम हो चुका है। ये सब दिमाग से गंदगी निकालो मेरे लाल, निकल जाओगे एक तरफ से, समझ गए? देखो उससे पहले मैक्सिमम हो चुका है। पहला क्वेश्चन साथ साथ चल रहे कर बनते जाएंगे, क्वेश्चन उड़ते जाएंगे। एक एग्जामिनर ने बोला मेरे लाल कि अगर हम किसी सिस्टम की अंडर डैम्पिंग बढ़ाते हैं, पहले क्वेश्चन समझो, अंडर डैम्पिंग बढ़ रही है मतलब जीटा कम हो रहा है। मैं आपको याद दिला दूं, टेक्निकल नेम ऑफ फ्रिक्शन इन एनी वाइब्रेटिंग सिस्टम इज नॉट अंडर डैम्पिंग, इट इज डैम्पिंग। किसी भी फ्रिक्शन का जो टेक्निकल नाम है वो डैम्पिंग है। अगर बोलता ना डैम्पिंग बढ़ा रहे हैं मतलब जीटा बढ़ रहा है, उसने डैम्पिंग नहीं बोला, उसने बोला अंडर डैम्पिंग बढ़ रही है। अंडर डैम्पिंग बढ़ने का मतलब जीटा कम हो रहा है। बिल्कुल यार, अंडर डैम्पिंग का मतलब होता है जीटा का 1 से कम होना, अंडर डैम्पिंग बढ़ रही है मतलब जीटा 1 से और कम हो रहा है। आप ही सोच के बताओ, 0.8 ज्यादा अंडर डैम्प्ड है कि 0.6 भाई देखो 0.8 हो या 0.6 हो, दोनों ही 1 से कम है, लेकिन 0.6 1 से ज्यादा कम है। तो अंडर डैम्पिंग बढ़ने का मतलब जीटा बढ़ना नहीं कम होना। कितने बच्चे तो क्वेश्चन नहीं समझ पाते, वो पूछ रहा है जीटा कम और कम करने पे क्या होगा, ठोकी आए, जीटा बढ़ने पे क्या होगा, घुस गए। अबे इंक्रीजिंग डैम्पिंग नहीं लिख रहा है, पहले क्वेश्चन समझ लो, बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा आपका, भले ही आंसर ना निकले। वाइब्रेशन के 90% क्वेश्चन जब फिजिकल पूछे जाते हैं मेरे लाल, तो बच्चों को दुख ये नहीं होता
क्वेश्चन नहीं निकला। दुखी होता क्वेश्चन समझ ही नहीं पाया, सर 4 बार पढ़ लिया, क्वेश्चन समझ नहीं पा रहे हो, क्या बोल रहा है, क्या दे रहा है, क्या पूछ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा करते। टफ लैंग्वेज, क्यों? क्योंकि टर्म्स इतने टफ है, जब तक तरीके से पढ़े नहीं है तो आप लैंग्वेज ही नहीं समझ पाओगे क्या है। तो जीटा कम हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। जब जीटा कम होगा मेरे लाल, अंडर डैम्पिंग बढ़ेगी। क्या मैं कह सकता हूँ इस टर्म का डोमिनेंस थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब ये टर्म और डोमिनेट करेगा, कर्व और ऊपर जाएगा। भाई यही तो ऊपर लेके जा रहा था, लेकिन कभी ना कभी तो ये डोमिनेंट होगा। क्या मैं कह सकता हूँ अब जिस ओमेगा बाई ओमेगा पे डोमिनेंट होगा वो थोड़ा सा आगे शिफ्ट होगी, क्योंकि देखो बच्चों जीटा थोड़ा कम हो गया है, तो जिस जगह डोमिनेंट होगा वो पीक थोड़ी आगे शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि आफ्टर ऑल ये प्रोडक्ट है जीटा और ओमेगा बाई ओमेगा का। अगर जीटा थोड़ा कम हो गया है तो इसकी पीक थोड़ी आगे शिफ्ट होगी, और जहां से डोमिनेंट होगा वहां से कर्व नीचे आएगा। तो मतलब पीक विल गो लिटिल बिट अप एंड हैविंग अ राइट शिफ्टिंग, समथिंग लाइक दैट। अब आराम से देखना कि जैसे आपने अंडर डैम्पिंग बढ़ाई मतलब जीटा कम हुआ। क्या मैं कह सकता हूँ पूरा रेड कलर का कर्व ब्लू कलर से ऊपर ही है, इसका मतलब आप कहीं भी देख लो मैग्निफिकेशन फैक्टर क्या हुआ है, बढ़ाई है भैया, कहीं भी देख लो, कहीं चेक कर लो। और अगर मैग्निफिकेशन बढ़ा है तो एम्पलीट्यूड भी बड़ा होगा, इसका मतलब रनिंग लाइफ कम होगी, नो डाउट। कितना बड़ा रिजल्ट मिला मेरे लाल। जो सिस्टम ज्यादा अनडैम्प्ड होते हैं उनकी लाइफ भी कम होती है। ये कितना रोती थी, सर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, कर लो कम, कल सर कम कर दीजिए ना प्लीज, फ्रिक्शन कम कर दीजिए ना, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी सर, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, लाइफ भी कम हो जाएगी। ये भी देख लो, जिस सिस्टम को 4 साल चलना था वो 1 साल में भूल जाएगा। पैसा तैयार रखूं, 1 साल बाद रिप्लेस करना पड़ेगा ना, पैसा देना पड़ेगा, ले लो एफिशिएंसी। जितने का फायदा नहीं उससे ज्यादा का नुकसान। भगवान ने अगर फ्रिक्शन बनाया है तो सोच समझ के बनाया है ना, आप जरूरत से ज्यादा फ्रिक्शन डिक्रीज भी नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रिक्शन हेल्प्स इन कटिंग द वाइब्रेशंस। आगे रिजल्ट आ गया, देख लो जिन सिस्टम में जीटा कम होगा, ज्यादा अंडर डैम्प्ड होंगे मतलब डैम्पिंग कम होगी, अंडर डैम्पिंग ज्यादा है मतलब डैम्पिंग कम है, उनकी लाइफ भी कम है। आप ये मत समझो कि फ्रिक्शन कम होने से आपको एडवांटेज मिल रहा है एफिशिएंसी में, नुकसान भी हो रहा है। जिस सिस्टम को 3 साल चलना था उसकी लाइफ आधी रह गई 1.5 साल, और 1.5 साल के बाद आपको हटाना पड़ेगा और नया सिस्टम लगाना पड़ेगा मेरे लाल, उतना ही एक्सपेंस आपको दोबारा लेना पड़ेगा। तो एक पैरामीटर का सिर्फ फायदा नहीं है, नुकसान भी है। इसलिए जरूरत से ज्यादा हम फ्रिक्शन सिस्टम में कम करते भी नहीं है, क्योंकि हमें ये भी देखना पड़ता है यार, इतना भी फ्रिक्शन डिक्रीज ना कर दो कि फायदे हो जाए नुकसान हो जाए। तो भगवान ने सोच समझ के फ्रिक्शन बनाया है ना यार, कहीं तो उसका भला है। देखो देखो पहला पॉइंट तुम्हें एहसास दिला देगा, आज से फ्रिक्शन की पूजा करना शुरू कर दूंगा। आज पता लगा सच फ्रिक्शन भी कहीं फायदा करता है, तो देखो वो करेगा ही करेगा मेरे लाल। देखो जीवन का सबसे गंदा पाप है वाइब्रेशन, और सबसे गंदा पैरामीटर है फ्रिक्शन। एक एक पाप ही पाप को काट सकता है ना, हम तो ना काट पाएंगे। अंडर डैम्पिंग हमने और बढ़ाई, फ्रिक्शन और कम हुआ, जीटा कम हुआ, पीक थोड़ी सी और ऊपर जाएगी, राइट शिफ्ट लेगी, ये हुआ हमारा जीटा 0.4। अंडर डैम्पिंग बढ़ाते 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 जीटा कम करते 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 हमने जीटा को कर दिया 0। जीटा 0 का केस अंडर डैम्पिंग नहीं, नो डैम्पिंग सिचुएशन हो गई, फ्रिक्शन 0 जो हो नहीं सकता। दुनिया की किसी भी मशीन में फ्रिक्शन 0 नहीं हो सकता। अगर मैं बनाने जा रहा हूं तो समझ लो आइडियल केस है, आप उसके क्लोज आ सकते हो बट 0 नहीं आ पाओगे। इसमें बनाऊंगा लेकिन बगल में आइडियल भी लिख दूंगा उसको। अगर फ्रिक्शन 0 हो गया तो ये टर्म खत्म हो गया। अब यही आपको ऊपर लेके जाएगा और यही नीचे लाएगा। बस ये देख लो मैक्सिमम कहां होगा, रेजोनेंस पे होगा। जब ये 1 हो जाएगा ना तो इट विल गो इन्फिनिटी। 2 चीजों का ध्यान रखें, जो पीक आपकी रेजोनेंस के पहले आ रही थी वो अब आएगी रेजोनेंस पे, और वो भी कितनी दूर, दिखेगी नहीं तुम्हें, ऐसा लगेगा, फील होगा। फीलिंग हम समझते हो, फीलिंग समझते हैं, ऐसा फील होगा कि जैसे एक कर्व कहां तक गया, इनफाइनाइट तक गया है और वहां से कहीं ये टर्न हुआ है और ऐसे गिरा है। ये जीटा 0 केस होगा जिसका नाम है नो डैम्पिंग। हम लोग कितना चिल्लाते थे यहाँ, एम्पलीट्यूड हमारे रेजोनेंस पे इनफाइनाइट हो जाते हैं, चिल्लाते थे कि नहीं, है ना। नो डैम्पिंग नहीं होते, बाकी किसी में नहीं होते, और वो आइडियल केस है। हाँ मैं ये मान सकता हूँ आप उसके बहुत क्लोज आ सकते हैं, क्योंकि जीटा 0 नहीं हो सकता तो क्लोज टू 0 तो हो सकता है ना। हम ऐसे फ्रिक्शन यूज कर लेंगे, मटेरियल यूज कर लेंगे जिनका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट डेडली 0 हो, क्लोज टू, आप इसके क्लोज आ सकते हैं नो डाउट, लेकिन एग्जैक्टली 0 नहीं आ पाएंगे। इसलिए मैंने थोड़ा सा लिखना पड़ेगा मुझे, क्या आइडियल केस है। और अगर आपकी जीटा की वैल्यू 0 या 1 या 1 से ज्यादा है तो ये केस ओवर एगेट का डैम्पिंग का बनेगा। और अगर जीटा की वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा है तो ये स्टार्टिंग से डोमिनेट करेगा। और बच्चों अगर ये स्टार्टिंग से डोमिनेट कर गया ना तो कर्व ऊपर जाएगा ही नहीं, नीचे ही निकलेगा, समथिंग लाइक दैट। अब दूसरा क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेडी स्टेट वाइब्रेशन मैक्सिमम कहां होता है, एट। भाई एम्पलीट्यूड पूछ ले या मैग्निफिकेशन पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, बिहेवियर से। मेरे लाल इस क्वेश्चन के 3 आंसर हैं। 99% बच्चे क्वेश्चन गलत करके आते हैं। मैक्सिमम का मतलब वो पीक पूछ रहा है, इस पीक के 3 आंसर हैं। उसने ये पूछा ये पीक कहाँ आएगी, तो भाई देखो पीक तो सारी है, ये भी पीक 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 है।
अब ये क्वेश्चन ये उठता है कि वो किस डैम्पिंग में पूछ रहा है। अगर वो केस अंडर डैम्पिंग में पूछ रहा है तो ये पीक रेजोनेंस पे नहीं है। अब कोई भी उठा लो, मैंने 3 कर्व अंडर डैम्पिंग में बनाए हैं भाई, कितने बना दूं, ले तीनों अंडर डैम्प बनाए हैं, तीनों के पीक चेक कर लो रेजोनेंस के पहले। तो आंसर हो जाएगा एट ओमेगा बाई ओमेगा एन लेस देन 1, अगर ये केस अंडर डैम्पिंग का। और आपको मालूम होना चाहिए अंडर डैम्पिंग इज आल्सो नोन एज विस्कस डैम्पिंग। बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, अगर ये केस हमारा नो डैम्पिंग का है तो ये पीक रेजोनेंस पे मानना पड़ेगा। तो आंसर हो जाएगा ओमेगा बाई ओमेगा एन इक्वल टू 1, अगर ये केस हमारा नो डैम्पिंग का है। और मेरे नाम अगर ये केस ओवर या क्रिटिकल डैम्पिंग का है, मैं आपको याद दिला दूं ये पीक 0 पे ही, क्योंकि उसके बाद तो कर्व नीचे ही आ रहा है ना, तो ऊपर जा ही नहीं रहा। तो एट ओमेगा बाई ओमेगा एन इक्वल टू 0, अगर ये केस ओवर या क्रिटिकल डैम्पिंग, वो डैम्पिंग इज आल्सो नोन एज कूलम्ब डैम्पिंग। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करें, आप क्लियरली इन चीजों को अंडरस्टैंड करें कि उसने किस डैम्पिंग में क्वेश्चन पूछा है। अंधों की तरह आंसर ना करते रेजोनेंस नहीं तो घुस जाओगे एक तरफ से। एग्जामिनर अपनी लैंग्वेज में क्लियरली लिखेगा किस डैम्पिंग में बात कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आंसर होगा। रेजोनेंस में पीक सिर्फ तब है जब नो डैम्पिंग केस है, नहीं तो ये रेजोनेंस के पहले है, और इसमें तो 0 पे ही है। श्योर। तीसरा पॉइंट, इस पे अक्सर न्यूमेरिकल भी पूछ लेते हैं एग्जामिनर, कभी कभी निकलवा लेते हैं कि एम्पलीट्यूड निकाल दो एट द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। आइए निकाल देते हैं, हमें क्या दिक्कत है, एम्पलीट्यूड का फार्मूला हमारे सामने है। कहां पूछ रहा है, रेजोनेंस पे, डाल दो ओमेगा बाई ओमेगा एन को 1, ये खत्म हो गया, ये 2 जीटा होल स्क्वायर बाहर आके 2 जीटा बनेगा, ये बनेगा एफ नॉट। इसमें बताता हूं गलती क्या होती है, डिवाइड बाय 2 जीटा। एक बार ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा था, एम्पलीट्यूड एट द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस विल बी, 4 ऑप्शन थे, एक ऑप्शन था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डैम्पिंग, तो दिख ही रहा जीटा की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये तो सही हो जाएगा बच्चों का ये तो सही हो गया। लेकिन जब ये न्यूमेरिकल में पूछा जाता है तो अच्छे बच्चे गलती करके आते हैं। उसमें बच्चे क्या करते हैं, जिस डैम्पिंग में पूछ रहा है वो जीटा तो डाल देते हैं, वो तो एग्जामिनर ने बताई होती है। एफ नॉट वो निकाल के बैठे होते हैं, बैलेंस फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू वो भी डाल देते हैं, क्योंकि बैलेंस फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू एग्जामिनर आपको डेटा देता है ना रोटेशन और रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स का। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि वो जो एफ नॉट डाल रहे हैं वो गलत एफ नॉट है, क्योंकि वो एफ नॉट उन्होंने इंजन की स्पीड पे निकाला है, जबकि आपको मालूम है कहां पूछ रहा है वो, रेजोनेंस पे ओमेगा की वैल्यू, तो मतलब तुम्हें दोबारा निकालना पड़ेगा एफ नॉट। भाई एफ नॉट हम लिखते हैं मास ऑफ रोटर इनटू ई इनटू ओमेगा स्क्वायर, वहां ओमेगा नहीं ओमेगा एन स्क्वायर, क्योंकि एफ नॉट भी तो चेंज हो गया तुम्हारा रेजोनेंस पे। भाई रेजोनेंस पे तुम्हारी जो स्पीड है वो स्पीड थोड़ी ना जो एग्जामिनर दे रहा है, वो तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो गई है। बच्चे जल्दबाजी में जो एफ नॉट निकाल के बैठे होते हैं वही डाल देते हैं, क्या रे एफ नॉट चल निकला ही हुआ है, उसको डालो फटाफट आंसर घुस गया। जो एफ नॉट वो यहां डाल के बैठे होते हैं ना, यहां डाल के उसको वहां डाल देते हैं, जबकि वो ये भूल जाते हैं कि ये एफ नॉट तो इंजन की स्पीड पे है। लेकिन जब वो रेजोनेंस पे पूछ रहा है तो इंजन की स्पीड उसकी वही हो जाएगी जो, तो दोबारा एफ नॉट निकालना पड़ जाएगा नई स्पीड पे, और वो स्पीड किसके इक्वल, भले ही तुम्हारा इंजन 1000 आरपीएम पे चल रहा हो, लेकिन रेजोनेंस पे हमें उसकी स्पीड को ओमेगा एन के इक्वल रखना पड़ेगा, फिर हमें 1000 आरपीएम से मतलब नहीं है।